नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सबका अपने चैनल संघर्ष द स्ट्रगल पर। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे इंडियन ओशियन कि इंडियन ओशियन है इंडिया। तो जैसे कि मतलब इंडियन ओशियन हिंद महासागर और उस पर भारत के आस और उसके द्वीपों उसके आसपास की स्थिति के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे आज। तो चलिए, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इंडियन ओशियन जो है कि हिंद महासागर जो है दुनिया का वो तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। और ये पहला जो सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक महासागर और तीसरे स्थान पर आता है हिंद महासागर और चौथा हो जाता है आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक महासागर। तो अब चलिए देखते, ये रहा हिंद महासागर का एरिया। इधर ये भारत है, यहाँ स्थिति इसकी। अब ये भारत इधर 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 आप देख, ये इधर अरेबियन पेनिनसुला है और फिर इधर अफ्रीकी महाद्वीप, इधर ये म्यांमार, थाईलैंड, यहाँ हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ से इधर अंडमान सी, और फिर इधर ये इंडोनेशिया, और फिर ये ऑस्ट्रेलिया, और फिर इधर दक्षिण में हमारा आ जाता है अंटार्कटिका। तो ये था मोटा मोटा हमारा हिंद महासागर का एरिया। तो चलिए अब बात करते हैं, इसके शुरू करेंगे। जैसे कि हम लोग जानते ओशियन के बारे में पहले पढ़ चुके हैं कि ओशियन क्या है। तो इंडियन ओशियन के लिए इंडिया, चूँकि यहाँ पर एक प्राचीन और सबसे बड़ा देश जो रहा है, पुराना इंडिया रहा है, इसलिए इसके नाम पर यहाँ का नाम हिंद महासागर या इंडियन ओशियन रखा गया। तो और ये रहा, ये मेडागास्कर है, ये इधर ये हमारा रियूनियन आइलैंड है यहाँ। तो चलिए फिर अब देखते हैं आगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबमरीन रिज की। सबमरीन रिज जो होता है एक्चुअली एक समुद्री पहाड़ होते हैं। तो सबमरीन रिज मतलब ये होता है कि एक समुद्री पहाड़ होते हैं जो समुद्र के अंदर एक पहाड़ होते हैं, जो कभी कभी द्वीप के रूप में, अक्सर द्वीपों के रूप में उभर कर सामने आते हैं, जैसे कि स्कोट्रा आइलैंड है, स्कोट्रा आइलैंड वगैरह है। जैसे सबमरीन रीजेस इन दिस ओशियन इंक्लूड द लक्षद्वीप चागोस रीज। एक जैसे आप यहाँ अब इसको मैप पर देख सकते हैं, ये है लक्षद्वीप चागोस रीज है। यहाँ से आप इसका यहाँ देख सकते हैं अरेबियन सी से, ये यहाँ के मेडागास्कर के आसपास से है, ये इलाका यहाँ तक पहुँचता है। ये यहाँ पर हमारा ये रीयूनियन हॉटस्पॉट भी है यहाँ पर। तो ये था इसमें बहुत सारा आता है इसके। और फिर आया था फिर एक मेडागास्कर, इधर है मेडागास्कर रीज है यहाँ। और फिर मेडागास्कर, फिर कार्लसबर्ग रीज है, कार्लसबर्ग रीज। और दिस इंक्लूड अंडमान एंड निकोबार, श्रीलंका, मेडागास्कर एंड जंजीबार। जैसे देखिए अंडमान निकोबार, श्रीलंका, मेडागास्कर, जंजीबार, ये सब द लक्षद्वीप एंड मालदीव आर कोरल रीफ। ये देखिए लक्षद्वीप और मालदीव जो है कि वो कोरल आइलैंड है, जबकि और ये जैसे कि रीयूनियन आइलैंड है वो वॉल्केनिक ओरिजिन है। और हमारा जो ये देख सकते हैं अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह, अंडमान निकोबार आइलैंड जो है, आप इसको इसमें समझ सकते हैं इसको। ये देखिए ये जो हिमालय से यहाँ पर इधर उत्तर में यहाँ हिमालय है, और यहाँ से इधर का ये आराकान योमा, और इसी का एक बढ़ा हुआ भाग है जो इसको 90 डिग्री ईस्ट रीज भी कहते हैं। और ये इस हिस्सा जो कि एक मतलब एक तरह का इंडियन प्लेट का जो है यहाँ पर एक फ्रैक्चर के रूप में ये आगे बढ़ता है, और इसको एक रीज का रूप लेता है, जो कि इसी पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी हमारा है। तो ये है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कुछ, ये तो था रीज के बारे में, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, और फिर यहाँ पर रीज हैं और उसके साथ बेसिन्स भी हैं। रीज यानी कि आप तो इसको सीधा सीधा आप मान लो समुद्री पहाड़, समुद्र में पाए जाने वाले पहाड़, जिसमें कि दो मुख्य है, एक हमारा जो कि 90 डिग्री ईस्ट रीज है और दूसरा है लक्षद्वीप चागोस रीज। यहाँ से ये यहाँ तक का इलाका है ये। तो फिर चलिए अब आगे देखते हैं आइलैंड्स। इसमें जो आइलैंड्स की बात, जैसे हम लोग अंडमान निकोबार वगैरह पढ़ चुके हैं इसमें। तो देखिए मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स इन द इंडियन ओशियन आर द कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स। इंडियन ओशियन में पाए जाने वाले जो अधिकतम द्वीप है वो महाद्वीपीय आइलैंड्स है, जो कि यानी कि वो महाद्वीपीय जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर ही उठे हुए भाग हैं, जो कि दिस इंक्लूड्स द अंडमान निकोबार, श्रीलंका, मेडागास्कर एंड जंजीबार। जैसे देखिए अंडमान निकोबार जैसे हम लोग अभी बात कर चुके हैं, उसको वो जो आराकान योमा का ही एक हिमालय आराकान योमा का ही एक विस्तृत भाग है। और दूसरा कि श्रीलंका जो है कि वो इंडियन प्लेट का ही एक हिस्सा है, जो कि बीच में सबडक्शन की वजह से, यानी कि अब वहाँ के सबडक्शन की वजह से वो हिस्सा डूब गया और वहाँ पर पानी भर गया, जिसके कारण एक पाक बे और गल्फ ऑफ मन्नार विकसित हुआ, और फिर वो एक श्रीलंका मुख्य भूमि से अलग अलग बना। और फिर उसी तरह अब जैसे आप आगे देख सकते हैं, फिर
इसमें आ जा रहा है हमारा मेडागास्कर। मेडागास्कर भी अफ्रीका का ही हिस्सा है। आप जो अफ्रीकी मैप पर जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको, ये मेडागास्कर इसको देखिए, और यहाँ का इस क्षेत्र को आप अलग मैप में देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि यहाँ से ये सीधा कट के अलग हुआ है, बिल्कुल एक जिगसॉ फिट मेथड पर इसको टेक करें तो ये पूरा ऐसा ही दिखता है। फिर है जंजीबार। जंजीबार एक यहाँ आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं, ये एक मैप है, ये पेम्बा जंजीबार, इस यहाँ पर एक आइलैंड है जो तरह का, जिसको कि क्लोव आइलैंड भी कहा जाता है। यहाँ पर कि लौंग और लौंग की खेती सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इसको क्लोव आइलैंड भी बोलते हैं। फिर हमारा जो कि लक्षद्वीप एंड मालदीव से, जो लक्षद्वीप और मालदीव है, ये यहाँ पर हमारा ये लक्षद्वीप है और फिर यहाँ पर ये मालदीव है। लक्षद्वीप और मालदीव, ये रहा लक्षद्वीप, यहाँ पर है मालदीव, ये दोनों कोरल आइलैंड्स है। यानी कि कोरल्स के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जो कोरल कैसे आइलैंड का निर्माण करता है। जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट, जैसे कि इंडिया का जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, वो अंडमान निकोबार आइलैंड में है। फॉर्मली इंदिरा पॉइंट वाज कॉल्ड एज पिग्मेलियन पॉइंट। इसको इंदिरा पॉइंट के पहले इसको पिग्मेलियन पॉइंट के बारे में कहा जाता, लेकिन ये अब जो है 2004 के सुनामी में ये डूब गया है। तो फिर अब इसमें चलिए हम आइलैंड्स को देख लिए। इसके बाद अब हम बात करते हैं आइलैंड्स इन इंडिया। तो इंडिया में जो इंडिया के जो आइलैंड्स है, जैसे हम लोग का जानकारी देखिए तो हमारे पास भारतीय जो सीमा क्षेत्र में 247, यानी कि भारत के अधिकार क्षेत्र में 247 आइलैंड्स है, यानी कि कह सकते हैं इसको कि भारत के 247 आइलैंड हैं, जिसमें 204 आइलैंड जो है वो बंगाल की खाड़ी में है और 43 आइलैंड जो है अरेबियन सी में। कुछ जो कि कोरल आइलैंड्स है वो मन्नार की खाड़ी में भी हैं, और अंडमान निकोबार आइलैंड जो कि बेस बंगाल की खाड़ी में, ये एक वॉल्केनिक आइलैंड है, इसके बारे में पहले हम लोग देख चुके हैं। द मिडिल अंडमान निकोबार आइलैंड्स आर द लार्जेस्ट आइलैंड्स ऑफ इंडिया। जो कि मिडिल अंडमान निकोबार का जो एक आइलैंड है, मिडिल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर द लार्जेस्ट आइलैंड्स ऑफ इंडिया। लक्षद्वीप आइलैंड जो कि अरेबियन सी में कोरल से बना है। साउदर्न मोस्ट पॉइंट अंडमान निकोबार नॉन इंदिरा पॉइंट, 2004 में ये डूब चुका है। तो आप देख सकते हैं इसको आइलैंड्स का, जैसे कि लक्षद्वीप है, मिनिकॉय है और मालदीव है। तो इसको अलग करने वाला, आप इसको आप यहाँ पर दो चार्ट देख रहे हैं। तो पहला है कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप को 99 डिग्री चैनल इसको डिवाइड करता है। यहाँ पर इसके बीच के जो समुद्र के जो हिस्सा है लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप, इसको 9 डिग्री चैनल के नाम से जाना जाता है। फिर है मिनिकॉय और ये कोरल आइलैंड्स और मालदीव, इसकी जो इलाका, समुद्र का इलाका, इसको 8 डिग्री चैनल कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर है एक, इस तरह देख सकते हैं अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार दो अलग अलग द्वीप समूह हैं, दोनों को मिला के हम लोग एक अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह बोलते हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और फिर लास्ट में लिटिल अंडमान। और जैसे देखिए साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच है एक डंकन पास, इसको डंकन पास बोलते हैं इसको। यहाँ पर मिडिल अंडमान में बैरन आइलैंड है, नारकोंडम आइलैंड है, यहाँ पर एक नॉर्दर्न अंडमान में जो कि एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है, जो कि विसुप्त वॉल्केनो है यहाँ का। फिर बैरन आइलैंड में है एक डॉर्मेंट जागृत, यहाँ पर एक ज्वालामुखी पाया जाता है, डंकन पास। और लिटिल अंडमान और निकोबार जो है, निकोबार द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। तो ये तो था इसका इंडिया के आइलैंड के बारे में। अब देखिए इसमें अंडमान निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप आइलैंड का कुछ विशेष डिफरेंस है, तो चलिए इस पर बात करते हैं। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये जो है वो वॉल्केनिक है, यानी कि ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है, जबकि लक्षद्वीप जो है वो मेनली वो कोरल आइलैंड है। दूसरा है ये कि ये रिप्रेजेंट द सरफेस ऑफ सबमर्ज्ड फ्लड। अब ये जो है कि अंडमान निकोबार जो है कि वो हिमालय और अराकान योमा का जो डूबा हुआ हिस्सा है उसको रिप्रेजेंट करता है, वो है। जबकि ये जो है हमारा जो लक्षद्वीप है, ये एक मतलब कि बहुत बड़े पैमाने पर कोरल बैरियर, एटॉल्स वगैरह, कोरल रीफ्स के कारण ये बन के तैयार हुआ है। ये जो है कि वो ग्रेनाइट रॉक से बना हुआ है ये। और ये जो है अलग अलग जो कि समुद्री पहाड़ों का जो पीक होता है, वो पीक ही है जो कि आइलैंड के रूप में हम जिसको देख रहे हैं अंडमान निकोबार में। जबकि यहाँ पर है ये ये यहाँ पर हमारा कैल्शियम रिच सॉयल है, फिल्ड विथ ऑर्गेनिक लाइमस्टोन। यहाँ पर लाइमस्टोन की अधिकता पाई जाती है। हैव स्कैटर्ड वेजिटेशन ऑफ पाम स्पीसीज। यहाँ पर
बिखरे हुए पाए जाते हैं, अलग 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 तरह के वेजिटेशन है। और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर खजूर यानी कि पाम स्पीसीज, जो कि ताड़ और खजूर की जो प्रजाति वो पाई जाती है। और यहाँ का जो क्लाइमेट, जबकि यहाँ एक अंडमान निकोबार आइलैंड का जो क्लाइमेट है, ये चूँकि ये ग्रेनाइटिक है और प्लस आइलैंड, ये यहाँ पर जो इक्वेटर के ज़्यादा करीब है, तो यहाँ पर जो है इक्वेटोरियल क्लाइमेट पाया जाता है। यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट देखने को मिलता है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर उसके अलावा अंडमान और निकोबार आइलैंड के अलावा कुछ आइलैंड और देखते हैं। चलिए यहाँ से असम से शुरू करते हैं। ये असम में एक नदी द्वीप है, जो कि जिसको हम माजुली द्वीप कहते हैं, जो कि असम का एक जिला भी है। और हालांकि ये काफ़ी पिछले दिनों काफ़ी, अभी वर्तमान में काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि ये यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से कटाव हो रहा है और ये धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। एक अध्ययन में कहा जाता है कि 1950 में इस माजुली द्वीप का जो क्षेत्रफल था वो लगभग 1000 स्क्वायर किलोमीटर था, और आज के टाइम में ये 400 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास रह चुका है। अब दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नारकोंडम आइलैंड और दूसरा बैरन आइलैंड। अब चलिए जो कि ये मुख्य भूमि का देखते हैं, ये न्यू मूर आइलैंड है, और यहाँ सागर, और ये व्हीलर द्वीप के बारे में अक्सर जानते हैं। यहाँ पर हमारा जो मिसाइल परीक्षण रेंज है, इसके बारे में अक्सर ये चर्चा में रहता है। ये न्यू मूर आइलैंड हम इंडिया और बांग्लादेश के, ये एक्चुअली ये जो आइलैंड है, न्यू सागर हो या फिर न्यू मूर आइलैंड, ये जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए जो गाद है, उनके जमा होने से ये बना है। इस आइलैंड पर बांग्लादेश और इंडिया में काफ़ी तनाव था, तनाव नहीं, एक कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हुआ था इसको लेकर, क्योंकि इस पर चाइना इसको लेकर कुछ ज़्यादा ही एक्टिव था। बांग्लादेश के सहयोग से यहाँ पर चाइना अपना कुछ नेवल बेस टाइप का कुछ खड़ा करना चाहता था, जिसके कारण ये विवाद था। हालांकि ये विवाद निपट गया, अंततः ये द्वीप भारत के अधिकार क्षेत्र में है। दूसरा है ये होप आइलैंड। फिर है श्रीहरिकोटा आइलैंड। श्रीहरिकोटा भी एक आइलैंड है। ये एक्चुअली ये जो द्वीप है, मुख्य भूमि के यहाँ पर जो पश्च जल वगैरह, जो कि लैगून्स वगैरह होते हैं, उसके अंदर, यानी कि मुख्य भूमि के अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि समुद्र के अंदर नहीं, या आप कह सकते हैं कि मुख्य भूमि के अंदर अंदरूनी इलाके में ये पाया जाता है। ये है ये श्रीहरिकोटा। यहाँ पर भी श्रीहरिकोटा भी इसरो का एक केंद्र है, एक यहाँ पे इसरो के लिए ये फेमस, इसरो का एक यहाँ पर सेंटर है। फिर रॉकेट पर, फिर आगे देखिए यहाँ पर एडम्स ब्रिज है, जिसको राम सेतु बोलते हैं। पंबन आइलैंड, कच्छथेव आइलैंड, कंजूर आइलैंड, कुंजूर एंड कांवरत्ती, जो कि कांवरती या फिर कांवरत्ती जो भी है, ये हमारा लक्षद्वीप की राजधानी है। फिर ये कोकोनट आइलैंड केरल का, सीटलैंड सेंट मेरी ये कर्नाटका का है। फिर ये मुंबई का, महाराष्ट्र का देखते ओएस्टर है, एलिफेंटा ये गोवा का है, ओएस्टर, एलिफेंटा, सेल्सिट, बोच्चर, ये सब आइलैंड है। सेल्सिट और बेसिन, सेल्सिट भी अक्सर इतिहास में इसके वर्णन आता, सेल्सिट और बेसिन का क्षेत्र। फिर हमारा खंभात है, फिर एलिबेट है, दीव, पल्ट्रान, बेट वगैरह, ये सब खादर वगैरह, ये सब आइलैंड है इतने सारे, जो कि इसके अलावा है। ये अलग, इसका अलग अलग अपना महत्व है। इसको आप इसका एक लोकेशन मैप पर अच्छे से इसको देख लें एक बार। तो ये इसमें जो केस है, न्यू मूर है, माजुली है, नारकोंडम, एडम्स ब्रिज, कचेटू, कावर, ये जो पूर्व ईस्ट का जो द्वीप है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये काफ़ी चर्चा में रहा है ये सारा चीज़। तो इसको अच्छे से देखना, पश्चिमी को भी देख लें। हालांकि ये चूँकि चर्चा में नहीं है, लेकिन फिर भी ज़रूरी है इसका लोकेशन अच्छे से मैप पर समझ लें। फेमस आइलैंड इन इंडिया, अंडमान निकोबार, जैसे बात हम लोग पहले इसको बात कर चुकी कि ये कंटिन्यूएशन है किसका, अराकान योमा माउंटेन रेंज का ऑफ म्यांमार का। निकोबार आइलैंड है कितना, 147 किलोमीटर फ्रॉम द सुमात्रा आइलैंड। तो सुमात्रा आइलैंड जो है वो इंडोनेशिया, तो वहाँ से ये 147 किलोमीटर दूर है। माजुली आइलैंड, तो आप समझ सकते हैं ये इलाका हमारे, ये जो निकोबार आइलैंड है कितना इंपॉर्टेंट है हमारे सामरिक दृष्टि से, क्योंकि इस क्षेत्र में जो कि हमारा जो मैप पर देखते हैं कि ये जो यहाँ पर देखिए सुमात्रा आइलैंड है यहाँ पर। तो ये सुमात्रा, यहाँ पर इंडो में ये हिस्सा, इन हिस्से में चाइना का काफ़ी वर्चस्व है। और ऐसे में भारत, चूँकि भारत पर चाइना बढ़त बनाना चाहता, तो ऐसे में ये जो निकोबार आइलैंड हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो माजुली आइलैंड, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। न्यू मूर आइलैंड, सागर आइलैंड, व्हीलर, होप आइलैंड, इस पर भी बात हम लोग कर चुके हैं। ये सारा श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश है, सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है। नारकोंडम आइलैंड एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है ये।
बैरन आइलैंड जो कि जागृत ज्वालामुखी है, काचेतीव आइलैंड गिवन एज द श्रीलंका। अच्छा, ये काचेतीव आइलैंड जो है, कच्छातीवु आइलैंड, अच्छा ये कच्छातीवु आइलैंड है जिसको कि इसको श्रीलंका फोर्सिबली गिवन टू श्रीलंका बाय इंडिया 1974 में श्रीलंका को दे दिया गया है। सेल्सिट आइलैंड ग्रुप ऑफ 7 आइलैंड्स नॉन एज मुंबई टुडे। अच्छा सेल्सिट, सॉरी ये आज सेल्सिट का जो आइलैंड था, जो 7 द्वीपों का एक समूह था जिसे भरकर, जिस पर कि एक मुंबई, वर्तमान जो मुंबई है उसका निर्माण कराया गया। वेलिंगटन आइलैंड नेवल स्टेशन है केरला का एक, वेलिंगटन। तो अब चलिए अब देखते हैं एडम्स ब्रिज। एडम्स ब्रिज के बारे में जैसे देख चुके हैं, ये है हमारा ये ये एडम्स ब्रिज है, पाक स्ट्रेट, गल्फ ऑफ मन्नार दो तरफ, बीच से एडम्स ब्रिज निकल रहा है। पंबन आइलैंड और मन्नार आइलैंड, श्रीलंका का मन्नार आइलैंड और भारत का पंबन आइलैंड, इन दोनों के बीच जो एक छोटे द्वीपों की श्रृंखला, छोटे छोटे द्वीपों की श्रृंखला है, उसे ही एक मतलब कह सकते हैं उसको एडम्स ब्रिज कहा जाता है, राम सेतु या फिर एडम्स ब्रिज कहा गया। इज ऑल्सो एंड द रामेश्वरम आइलैंड, एन आइलैंड लोकेटेड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, रामेश्वरम। तो ये था हमारा आइलैंड का मैप है, इसमें आप इसको जितने भी आइलैंड्स पे हैं उसको ध्यान दें इस पर। अब इसमें कुछ बेसिन्स वगैरह हैं और ट्रेंचेस हैं। तो बेसिन जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर ट्रेंच है, यहाँ पर एक सुंडा जावा ट्रेंच है, यहाँ पर इधर वेस्ट ऑस्ट्रेलियन ट्रेंच भी है। अब बेसिन्स की बात करें तो इसको चलिए, इसको यहाँ पर एक है अरेबियन बेसिन है, मिड इंडियन बेसिन है, फिर ये हमारा क्रोजनेट बेसिन है, इधर मिड, ये रहा हमारा मिड इंडियन बेसिन, यहाँ पर चागोस ट्रेंच है इधर ये, और फिर ये हमारा ये जावा सुंडा ट्रेंच है इधर, जावा ट्रेंच है इधर। और आगे चलिए देखते हैं, यहाँ पर मेडागास्कर बेसिन भी है, मोजाम्बिक प्लेट्यू है, यहाँ पर मेडागास्कर प्लेट्यू, इस बीच में ये मेडागास्कर बेसिन है। अगुल्हास बेसिन इधर, ये सारे बेसिन्स हैं जो कि इसको आप बेसिन्स और ट्रेंचेस को एक मैप पर लोकेट कर लें अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन इस पर से बन सकते हैं, कभी अक्सर बनते भी हैं। लीनियर डीप्स आर ऑलमोस्ट एब्सेंट, फ्यू एग्जाम्पल्स आर द सुंडा ट्रेंच विच लाइज द साउथ। चलिए, ट्रेंच जो होता है समुद्र में, जैसे कि कुछ दो प्लेटों के बीच, जब एक जैसे महाद्वीपीय भाग में जिस प्रकार ट्रेंचों का निर्माण होता है, उसी सेम प्रोसेस है वहाँ के ट्रेंच का निर्माण का भी। ये आप देख सकते हैं, इसका अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर इस तरह के ट्रेंच पाए जाते हैं। सुंडा जो ये सुमात्रा और जावा सुमात्रा जो द्वीप है उसके पश्चिमी छोर पर इस तरह के आइलैंड, इस तरह के ट्रेंचेस पाए जाते हैं। और हमारे जो ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ भी ट्रेंच है। इस डीपेस्ट पॉइंट इन द, ये जो है इंडियन ओशियन का डीपेस्ट पॉइंट है डियामांटीना डीप इन डियामांटीना ट्रेंच एट 8047 मीटर। सुंडा ट्रेंच ऑफ द कोस्ट ऑफ जावा ऑल्सो इज अ कंसिडरेबली डीप। ये भी स्ट्रेट्स, मोस्ट ऑफ द स्ट्रेट्स ऑफ द इंडियन ओशियन आर इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट। जो कि स्ट्रेट्स होता है, एक्चुअली ये स्ट्रेट जो है समुद्र के या फिर दो समुद्रों के या फिर समुद्र के दो खाड़ियों को आपस में मिलाने का काम करता है। तो देख सकते हैं द मोस्ट ऑफ द स्ट्रेट्स आर इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट्स। मेजर चोक पॉइंट्स इंक्लूड बाब अल मंदेव, स्ट्रेट ऑफ हरमुज, लोम्बोक स्ट्रेट, द स्ट्रेट ऑफ मलक्का, पाक स्ट्रेट, ये सारे हैं। चलिए इसको मैप पर देख लेते हैं। ये रहा हमारा स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो कि अंडमान सी और यहाँ का ये इसको, इस क्षेत्र को जोड़ता है यहाँ से आगे। और फिर आप देख सकते हैं ये हमारा है हरमुज स्ट्रेट, इधर गल्फ ऑफ ओमान है, और ये रहा पर्सियन गल्फ, इनको जोड़ने का काम करता है ये। इधर है बाब अल मंदेव, गल्फ ऑफ अदन और रेड सी को जोड़ता है ये। और अब एक और चीज़ है कि जो कि हालांकि एक स्ट्रेट और एक चैनल, एक एस्थमस है, एस्थमस ऑफ क्रा, जो कि इंडियन ओशियन में ये क्षेत्र काफ़ी अक्सर चर्चा में रहा है। पिछले 400 सालों से इस पर एक बातचीत हो रही है यहाँ के शासकों द्वारा कि क्यों ना अंडमान सी को यहाँ से जो है थाईलैंड का जो ये सी है यहाँ का, इसको इससे कनेक्ट कर दिया जाए और बीच में एक नहर काट का। लेकिन इस पर बहुत चर्चा चल रहा है, इसलिए ये हमारा एक रहा है, इसमें चर्चा का विषय है। तो अब मार्जिनल सीज है, अरेबियन सी, गल्फ, पर्सियन गल्फ, रेड सी जो कि
अरेबियन पेनिनसुला और अफ्रीका के बीच में एक लंबी सकरा समुद्री क्षेत्र है, जिस जो स्वेज नहर जिसको मेडिटेरियन सी से कनेक्ट करता है और फिर वो इसको अरेबियन सी से कनेक्ट कर देता है, जिसके कारण यूरोप अमेरिका के साथ जो भारत की कनेक्टिविटी है काफ़ी आसान हो गई। गल्फ ऑफ अदन, स्ट्रेट ऑफ बाबल मंदेव जो कि रेड सी को अरेबियन सी से जोड़ता है, गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात, गल्फ ऑफ खंबात ये दोनों गुजरात में है, पाक स्ट्रेट कनेक्टिंग अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल है जो हमारा जो भारत के पूर्वी तट पूर्वी क्षेत्र में जो समुद्र है, मलक्का स्ट्रेट, मोजाम्बिक चैनल, ये मेडागास्कर और अफ्रीका मुख्य भूमि के बीच का जो समुद्री सकरा भाग है उसको मेडागास्कर चैनल कहते हैं। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, गल्फ ऑफ मन्नार और लक्षद्वीप सी ये भी हमारा ये लक्षद्वीप के आसपास का इलाका को कहा जाता है इससे, लक्षद्वीप सी। करंट ऑफ इंडियन ओशियन, तो होता है एक्चुअली जब समुद्र पढ़ रहे हैं तो समुद्र ओशियनिक करंट को भी पढ़ना पड़ेगा। द पैटर्न ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ द ओशियनिक करंट, जो कि ओशियनिक जो है इंडियन ओशियन का जो ओशियनिक करंट है वो पैसिफिक और इंडियन जो जनरल पैटर्न है जो कि अटलांटिक और पैसिफिक ओशियन में देखा जाता वैसा नहीं है, क्योंकि ये ऊपर नॉर्थ में ये ब्लॉक हो जाता पूरी तरह से। द जनरल पैटर्न ऑफ सर्कुलेशन इन द साउदर्न हेमिस्फीयर of the Indian Ocean is anti-clockwise as that the other ocean। जो है कि भारत में जो कि इंडियन ओशियन का जो दक्षिणी हिस्से का जो सर्कुलेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है बाकी समुद्री क्षेत्रों के हिसाब से, जो कि बाकी समुद्रों के हिसाब से वैसा ही है बिल्कुल जैसे कि बाकी पैसिफिक या अटलांटिक ओशियन में पाया जाता है। इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर देयर इज अ क्लियर रिवर्सल ऑफ करंट्स इन विंटर एंड समर, जबकि उत्तरी क्षेत्र जो है यहाँ पर जो है विंटर और समर में जो करंट है उसका एक वो रिवर्स हो जाता है और वो सीजनल चेंज हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर जिसके कारण यहाँ पर मौसम की उत्पत्ति होती है, जैसे कि शब्द मानसून की उत्पत्ति हुई, मानसून विंड्स। और मानसून विंड होता यही है कि जब सीजन के अनुसार हवाओं की गति और दिशा में परिवर्तन हो जाता है तो इसी को मानसून कहते हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं कि ये हमारा जो है कि विंटर के दौरान ये है। विंटर में आप देख सकते हैं जब नॉर्थ ईस्ट का जो उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होता है, इधर से ऐसी हवाएं चलती है, ये आप देख सकते हैं इस तरह का। और फिर इक्वेटोरियल करंट है इस तरह का, इधर से ठंडी हवाएं हैं, जिसके कारण यहाँ पर ये जो तमिलनाडु और ये इस हिस्से में जाड़े में वर्षा होती है यहाँ पर। तो इधर आप देख सकते हैं मोजाम्बिक करंट है, ये अगुल्हास करंट है, वेस्टर्न ड्रिफ्ट है। आप जैसे देख सकते हैं मोजाम्बिक करंट और अगुल्हास करंट ये दोनों वार्म करंट है, इक्वेटोरियल करंट। और फिर जो कि यहाँ पर जो है कि वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है, ये हमारा आपका ये कोल्ड करंट है। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है, ये भी एक कोल्ड करंट है जो कि यहाँ पर ये 50 डिग्री साउथ के आसपास, ये 50 to 60 डिग्री साउथ के आसपास ये चल रहा है, इसका वेस्ट विंड ड्रिफ्ट कहते हैं। ये काफ़ी तेज हवाएं होती है ड्यूरिंग विंटर। अब विंटर श्रीलंका डिवाइड द करंट्स ऑफ द अरेबियन सी फ्रॉम दोज ऑफ द बे ऑफ बंगाल। जो श्रीलंका होता है उसको दो भागों में बांट देती है, उसका जो अरेबियन बंगाल की खाड़ी से अरेबियन सागर में जाता है। द नॉर्थ ईस्ट मानसून ड्रिफ्ट फ्लो वेस्टवर्ड जस्ट साउथ ऑफ श्रीलंका। जो होता है कि यहाँ से पश्चिमी की ओर, यानी कि पूरा हवाएं पश्चिम से पूरब की ओर चलती है। ड्यूरिंग विंटर सीजन इन द नॉर्दर्न सेक्शन बे ऑफ बंगाल अरेबियन सी द अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नॉर्थ ईस्ट, जो कि विंटर सीजन में जो नॉर्थ ईस्ट मानसून के प्रभाव में होता है अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल दोनों, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। दिस नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स ड्राइव द वाटर्स। इसमें होता है कि जो पानी जो है वो वेस्टवर्ड धकेल देता है, जिसके कारण यहाँ पर एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये सर्कुलेट करने लगती है हवाएं, यहाँ पे हवाएं और यहाँ का सर्कुलेशन हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर इस तरह का ये है ड्यूरिंग समर, ये समर की बात करेंगे। जैसे समर और मानसूनी हवाएं यूँ इस तरह का आसपास चलती है इसके एक, तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि इसको ये दक्षिण से उत्तर की ओर, फिर यहाँ से उत्तर से ऐसे यानी कि समुद्र से महासागरों से महाद्वीप की ओर ये बह रही है इस समय हवाएं, और जिसके कारण ये मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति होती है। और यहाँ पर और ये भारतीय उपमहाद्वीप में ये बारिश का एक कारण बनता है यहाँ पर इस क्षेत्र में, ये पूरा क्षेत्र। लेकिन ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा इस मानसून से, इस बारिश से अछूता रहता है, ये पूर्वी तट। तो अब यहाँ पर मोजाम्बिक करंट है,
वार्म करंट, अवलास करंट, वार्म करंट है इसका जो है, इसका नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर में ये स्थिति स्थिर होती है, इसमें परिवर्तन नहीं होता मानसून के अनुसार। परिवर्तन इस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता, साउदर्न हेमिस्फीयर में बिल्कुल भी नहीं होता परिवर्तन। तो आप इसको देख सकते हैं, इसका क्या इसका पर है, इसको एक बार रीडिंग कर लें, इसको तो डिस्कस कर चुके हैं। इंडियन ओशियन एंड साउदर्न हेमिस्फीयर, तो ये भी देख चुके। समरी as mentioned above, the quick way the remember the ocean currents, remember the gates currents in the western parts of the every continent is cold. Currents coming from the polar region are generally cold. Currents near to the equator are the generally warm. एक चीज ओशियन करंट को अक्सर समझने का एक सीधा तरीका है, जब वो पोलर रीजन से इक्वेटर की ओर आ रहा है, पोल से इक्वेटर यानी कि, तो पोल से इक्वेटर की ओर जो करंट आएगा वो कोल्ड करंट होगा, और इक्वेटर से जो पोल की ओर जाएगा वो वार्म करंट होगा। बस यही एक फंडा है इसको समझने का, और कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कौन सा कोल्ड करंट और कौन सा वार्म करंट है। तो अब चूंकि इंडियन ओशियन और इंडिया, इसको अब देखते हैं। चूंकि इंडियन ओशियन जो है, इंडिया 3 तरफ से घिरे हुए है। इंडियन ओशियन में इंडिया तीनों तरफ से, पूरा पेनिनसुलर इंडिया जो है इंडियन ओशियन से घिरा हुआ है। तो ऐसे में इंडियन ओशियन भारत के लिए एक बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है सिक्योरिटी के मामले में, और ट्रेड के मामले में, जो कि इंडिया का 90% जो ट्रेड वॉल्यूम जो है वो इसी से होता है। और दूसरा है कि 90% ऑयल इंपोर्ट भी इसी समुद्री रास्ते से होता है। तो इसलिए ये सिक्योरिटी का मामला है। सिक्योरिटी इसके लिए, मतलब यूँ कह सकते हैं, इसका सिक्योरिटी इस क्षेत्र में सुरक्षा का के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ का ये इंडियन ओशियन। इंडिया इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन डीप सी मिनरल एक्सप्लोरेशन। इसमें साउथ कोरिया की मदद से, साउथ कोरिया और भारत के एक आपसी सहयोग से यहाँ पर डीप सी मिनरल एक्सप्लोरेशन पर भी काम चल रहा है। इंडियन ओशियन गिव्स एक्सीड्स टू साउथ एशिया, जो भारत को जो है इंडियन ओशियन जो साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में सीधा ये एक पहुँच बनाता है। जो ओसेनिया वगैरह में भी, ओसेनिया जिसको कि ऑस्ट्रेलिया के पूरब में जो कि द्वीपीय क्षेत्र है, समुद्र में जो द्वीपों की एक श्रृंखला, उस पूरे क्षेत्र को ओशिनिया कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनर्जी, इकोनॉमिक, ट्रेड एंड सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मुंबई अटैक के बाद ये और भी ज़्यादा सेंसिटिव हो गया है। इंडियन नेवी और वगैरह को इसको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर सक्रिय कर दिया गया है इस क्षेत्र में, ताकि भारत की सुरक्षा सुनिश्चित, दोबारा ऐसे हमले नहीं हो। और कई बार ज्वाइंट एक्सरसाइज भी अलग अलग देशों के द्वारा किए जाते हैं बॉर्डर पर। चैलेंजेस है IOR, इंडियन ओशियन रिम। देखिए, मारीटाइम क्राइम, पायरेसी, सिक्योरिटी ऑफ चोक पॉइंट्स, स्टेट ऑफ मलाक्का, सोंडा वगैरह, ये सब का ड्रग का, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, इलीगल माइग्रेशन, रिफ्यूजी मूवमेंट फ्रॉम बांग्लादेश एंड म्यांमार, ये सब, इन सब चीज़ों का ये सारे चैलेंजेस हैं IOR का। जैसे IOR, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, या फिर IORA भी इसको कहा जाता है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ 21 इंडियन ओशियन लिटोरल स्टेट्स, जो कि 21 देशों का एक संगठन है, वो उनके सारे नाम यहाँ पर दिए गए हैं। ये एम्स टू स्ट्रेंथनिंग द मैरीटाइम कोऑपरेशन, इनमें आपसी जो कि समुद्री सहयोग और आपसी सहयोग के आधार पर इस क्षेत्र में एक शांति और सहयोग कायम करने के लिए एक संगठन का निर्माण किया गया। तो आगे का रास्ता है, आगे इसमें क्या है देखते हैं। इसमें लिटरल स्टेट शुड प्रमोट द रीजनल ग्रुपिंग्स लाइक IORA की तरह इस तरह का ग्रुप बना सकते हैं। इनिशिएटिव सच एज सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन, गुड स्ट्रेटजी टू एंगेज द रीजनल कंट्रीज। तो ये रहा हमारा आज का इंडियन ओशियन और इंडिया का इस एस्पेक्ट में। तो दोस्तों, एक आप अभी लॉकडाउन चालू है, इसमें लॉकडाउन को फॉलो करें, क्योंकि कोरोना का जो असर है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा, दिनों दिन वो बढ़ता जा रहा है। अब तो देखा जा रहा है कि यहाँ छोटे शहरों में, मैंने कल का न्यूज़ है कि देवघर में भी एक या दो कोरोना का मरीज कंफर्म हो चुके हैं। तो ऐसे में कोशिश कीजिए कम से कम बाहर निकलें या बाहर ना निकलें। हालांकि कुछ 20 तारीख से कुछ ढील दी गई है कुछ उद्योगों में, कुछ दुकानों वगैरह खोलने के लिए, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए कि इसमें ना निकलें और कोरोना से खुद भी बचें और लोगों को भी बचाएं। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए फिर नेक्स्ट एपिसोड में।